जीएस क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोग फिजिक्स में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग उसी के आगे चलेंगे। हम लोग न्यूटन के जो गति के नियम थे उनको देख रहे थे। हम लोगों ने पहला नियम देखा था जिससे हम लोगों ने क्या कहा था, जड़त्व का नियम, यानी कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी, कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक। एक बात की थी। दूसरी बात हमने ये की थी कि जो हमारा ये नियम है, स्थिर है तो स्थिर रहे, गतिमान है तो गतिमान रहे, इसको हम लोगों ने जड़त्व का नियम भी कहा था। किसका नियम कहा था सर? जड़त्व का नियम भी कहा था। अच्छा, जड़त्व का नियम हम लोगों ने इसे इसलिए कहा था क्योंकि इस क्वालिटी को कि वस्तु अपनी स्थिति का विरोध करेगी, इसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व के नियम के रूप में जानते हैं। इतनी बातें हम लोगों ने कर दी थी। फिर हम लोगों ने दूसरा नियम देखा था जिसे हम लोग क्या कहते थे? संवेग का नियम भी कहते थे। और संवेग के नियम में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से F = ma को प्रूव किया था। हम लोगों ने 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन देखा था, उसको प्रूव किया था कि किस तरह से हम बोल सकते हैं भाई 10⁵ है तो क्या एक्चुअली में है, क्या क्यों कहते हैं, इस बात को हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रूव किया। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको सारे वीडियोस कंटिन्यूअसली मिल जाएंगे। ठीक है, आज हमारा मोशन चैप्टर आखिरी होगा, इसके बाद हमारा मोशन चैप्टर आज जो है वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग को सीखना क्या है? न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वो सीखना है। लेकिन न्यूटन के गति के तीसरे नियम से पहले हम जो दूसरा नियम था उसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे आपको। देखो भैया, मेरे कहने का क्या मतलब है कि मान लो सपोज दैट अगर कोई संवेग के बारे में बात करता है तो क्या समझता है सर? F एक्सटर्नल इज इक्वल डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। क्या करता है सर? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी करता है। इतना करता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। आप जरा सा एक बात बताएं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी यानी जो बाह्य बल होता है, जो क्या होता है सर? बाह्य बल होता है, ये संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है सर? आपके समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता है। अच्छा, एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, ये जो बाह्य बल है इसको जीरो कर देते हैं। F एक्सटर्नल को हम लोग क्या कर दिए? जीरो कर दिए, तो क्या हो जाएगा सर? डेल्टा P बाई डेल्टा टी इज इक्वल 0। इनको इनसे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 0, यानी डेल्टा पी क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 0 मतलब आपका डेल्टा पी कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट का मतलब क्या? कि ये संरक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये संरक्षित हो जाएगा। तो आप एक लाइन इसमें ऐसे लिखेगा बाह्य बल शून्य कर देने पर संवेग परिवर्तन की दर, बाह्य बल शून्य कर देने पर संवेग परिवर्तन की दर कांस्टेंट हो जाती है, अर्थात हम यह कह सकते हैं, डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखिएगा नीचे लाइन से, अर्थात हम यह कह सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग शून्य होना चाहिए। रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग क्या होना चाहिए सर? शून्य होना चाहिए। रेखीय संवेग संरक्षण के लिए किसी वस्तु पर बाह्य बलों का योग क्या होना चाहिए सर? शून्य होना चाहिए। इतनी सी बात आप लोगों को अगर उम्मीद है आ गई होगी समझ में, तो हम लोग आगे इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब जरा सा इसी फॉर्मूले पर ही हम कुछ देखते हैं। देखो, समझना हमारी बात, यही से समझते हैं। बहुत ही अच्छी सी चीज है, हम जो आपको समझाने जा रहे हैं अगला। अभी पहले आप समझ लो, फिर आप हेडिंग डाल करके लिखना। देखो, आप एक बात बताओ, ये इसका व्युत्क्रमानुपाती है? हाँ सर, बिल्कुल है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है सर? अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, बिल्कुल सही। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। देखो भैया,
इतनी सी बात हो गई। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, और एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। ये होता है आपके व्युत्क्रम का मतलब। किसका मतलब सर, व्युत्क्रम का मतलब, ठीक है। अच्छा, अभी हमने देखा था कि जब हमने फोर्स को जीरो कर दिया था तो आपका डेल्टा पी संरक्षित हो गया था, यानी रेखीय संवेग संरक्षण हो गया था। अब हम एक काम करते हैं, मान लो जो आपका संवेग है ये बहुत ही कम टाइम या टी को हम लोग क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। इतनी टाइम तक के लिए अगर आपका संवेग क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर इतने टाइम के लिए आपका संवेग क्या हो रहा है सर, परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग डेल्टा पी को बोल सकते हैं कि सर ये है आवेग। ये क्या है, ये है इंपल्स। ये क्या है सर, ये है आवेग, ठीक है। इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। ये है क्या आपका सर, इंपल्स। हेडिंग डालेंगे आवेग। हेडिंग क्या डालेंगे सर, आवेग डालेंगे। और आवेग में लिखेंगे जब 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 ये फॉर्मूला पहले आप लिख लो, इस फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले में लिखेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे। जब कोई बल किसी भी पिंड के ऊपर, किसी भी पिंड के ऊपर बहुत कम समय के लिए कार्य करता है, 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 तो उसे आवेग कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं सर, इंपल्स बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आवेग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल, जीता जाता एग्जाम्पल होता है बहुत सारा, कि जब बॉलर कैच पकड़ता है या कोई भी व्यक्ति कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को क्या करता है, वो पीछे खींचने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। यानी अगर अपने हाथ को पीछे खींचेगा, अगर अपने हाथ को पीछे खींचेगा तो वो क्या कम करना चाह रहा है सर, वो कम करना चाह रहा है आपका संवेग। चूंकि भाई जितनी सी भारी वस्तु उतना ही क्या होगा, संवेग होगा। चलो अब इसको देखते हैं क्या होता है। पहले हम लोग आवेग समझ गए, अब हम लोगों को देखना है आवेग जो होता है इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। आवेग को हम लोग ऐसे कह सकते हैं सर, जो हमारा टी है ये तो जीरो ही है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं एफ एक्सटर्नल इज इक्वल आई बाई डेल्टा टी। क्या हो सकता है सर, आई बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब एक बात बताएं आपको सर, ये भी क्या होता है आपका सदिश राशि होगा। क्यों होगा, अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, क्या देखें सर, आई बराबर एफ एक्सटर्नल इनटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, ठीक है। तो ये तो आपका सदिश है, आपको पता है दोनों में से कोई एक सदिश तो ये भी क्या हो जाता है, सदिश हो जाता है। यानी इंपल्स के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ये होगा आपके इंपल्स का फॉर्मूला, यानी एफ एक्सटर्नल इज इक्वल आई बाई डेल्टा टी, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल आई बाई डेल्टा टी, ठीक है। इतनी सी चीज हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। लिखेंगे आवेग एक सदिश राशि है, आवेग एक सदिश राशि है, क्यों है मैंने बता दिया। अच्छा, का आपसे कोई पूछे सर इसके यूनिट बताओ, आपसे कोई पूछे सर इसकी यूनिट बताओ, तो देखो भैया जो आपका F है इसकी यूनिट क्या होती है सर, होती है न्यूटन, वेरी गुड। और टाइम की क्या होती है सर, सेकंड होती है, क्या होती है, सेकंड होती है। तो जो आवेग है, इंपल्स है, इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन इंटू सेकेंड। आवेग की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन इंटू सेकेंड। आवेग की यूनिट क्या हो गई सर, न्यूटन इंटू सेकेंड हो गई। आवेग की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन इंटू सेकेंड हो गई, ठीक है। अब देखो जरा सा हमारी बात, ये चीज हो गई आपकी आवेग का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी चीज कोई भी बल किसी पिंड के ऊपर कम समय के लिए कार्य करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। कम समय के लिए कार्य करेगा, ज्यादा इफेक्ट डालेगा, कम समय के लिए कार्य करेगा, ज्यादा इफेक्ट डालेगा। और अगर हम उसी टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लें, क्या कर लें, अगर हम इसी टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लें तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है। आओ एक क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है। तो आपको सर सीधी सी चीज एक बात बतानी थी, एक बात आपको ये बता लेनी थी कि सर एक बात ये है कि जैसे आप टाइम को बढ़ाएंगे, मान लो कैच ले रहे हैं आप ऐसे करके, ठीक है, बॉल आई, खटाक से लड़ी आपके हाथ पर, आपके हाथ को बहुत ज्यादा चोट झेलनी पड़ेगी। भाई पूरे फोर्स से आ रही है, पूरे ताकत से आ रही है, बॉल आपके हाथ पर लग गई, आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे हाथ पर अगर आप ऐसे रोक लिए तो आपको चोट का सामना करना पड़ेगा।
दिमागदार क्या होते हैं, बॉल कैसे पकड़े, कैच किया और ऐसे हाथ पीछे खींचते हैं, मतलब वो फोर्स से जो बॉल आ रही थी उनके हाथ में आते आते क्या हो गया, उन्होंने उस टाइम को थोड़ा सा क्या कर लिया, बढ़ा लिया। और सर जैसे टाइम को बढ़ाया, जैसे क्या किया, टाइम को बढ़ाया, तुरंत एफ क्या हो गया, एफ आपका हो गया डाउन, एफ क्या हो गया, कम हो गया। जैसे समय को बढ़ाया आपका एफ कम हो गया, और अगर एफ कम होगा तो पता है आवेग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है। तो जैसे ही फोर्स कम हुआ, इंपल्स क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इसीलिए बॉलर कैच पकड़ते वक्त, इसीलिए बॉलर क्या करता है सर, कैच पकड़ते वक्त क्या करता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, जिससे क्या हो, उसमें लगने वाला समय बढ़ जाए। समय बढ़ने से फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और फोर्स घटने से आवेग भी क्या हो जाएगा सर, घट जाएगा। इसीलिए बॉलर जो है कैच करते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। इतनी सी बात जो है हम लोगों ने कर ली आवेग के बारे में। मुझे लगता है आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी जो चीजें हम लोग जब क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो उसमें बहुत डिटेल में देखेंगे भैया, ठीक है। अभी इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे लोग जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ, क्या है सर, ये न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक। ये है आपका थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। या क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है। बहुत ही प्यार से समझेंगे, शायद ही आज तक आपने इसको ऐसा महसूस करने की कोशिश की होगी जैसा मैं आपको ये महसूस कराऊंगा। देखो कहते क्या है कि आप अगर किसी के ऊपर एक्शन करोगे तो रिएक्शन जरूर होगा, होता है ना। सपोज दैट आपने एक मुक्का जोरदार खींच के दीवार में मारा, तो आपने मुक्का जोरदार खींच के दीवार में मारा, आपको जितनी चोट लगेगी उतनी चोट दीवार को भी लगेगी। सर जैसे मान लो मैंने इस बोर्ड पे जोर से मारा, तो जितनी चोट इस बोर्ड को लगेगी उतनी ही बोर्ड मुझे चोट पहुंचाएगा। सर पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, जाहिर सी बात पहुंचाएगा। इसीलिए स्कूल में मैम और सर क्या करते थे, स्टिक का यूज करते थे, क्योंकि हाथ से मारने पर ना जैसे आपका गाल और पीठ झनकता था, तो उनका हाथ भी क्या होता था, इक्वल चोट लगती थी, बराबर चोट लगती थी उन्हें। इसलिए क्या करते थे, डंडे का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। डंडे से आपको मारेंगे तो जितनी चोट आपको लगेगी उतनी चोट डंडे को लगेगी, और डंडा क्या है आपका निर्जीव, तो चिल्ला नहीं सकता है, ठीक है। हाथ टूट जाता था भले कभी कभी डंडा, ठीक है, ये बात समझना। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि अगर आप क्रिया करेंगे, अगर आप क्रिया करेंगे तो जरूर उसकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी। अगर आप क्रिया करेंगे तो जरूर उसकी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होगी। प्रतिक्रिया विपरीत होगी, ध्यान देना। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। यानी हर एक क्रिया का विपरीत विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। इस बात को लिखेंगे, इस नियम में लिखेंगे, हर एक क्रिया का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। असल में क्रिया प्रतिक्रिया दो, असल में क्रिया प्रतिक्रिया दो बराबर किंतु विपरीत बल हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है सर, बराबर बराबर किंतु विपरीत, किंतु क्या है, विपरीत बल है, विपरीत बल है। ये बराबर किंतु विपरीत बल है, बराबर किंतु विपरीत बल है, ठीक है, जो एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। ध्यान देना, निरस्त कर देंगे तो चोटवा ही नहीं लगेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर दें तो चोट ही नहीं लगेगा। सपोज दैट ये कोई मान लो चीज है खींचने वाला, इधर भी कोई 100 न्यूटन से खींच रहा है और इधर भी कोई 100 न्यूटन से खींच रहा है। अब ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो ना तो भैया इधर जा पाएंगे ना ही भैया इधर जा पाएंगे। तो ध्यान देना, क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त नहीं करता है, क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त बिल्कुल नहीं करती है। ये क्या है, बराबर है किंतु विपरीत क्या होते हैं, बल होते हैं। यह एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, यह एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं। अच्छा एक चीज और समझना, क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच जो समयांतराल होता है, टी होता है, ये होता है 0। टी क्या होता है, 0 होता है। आप ये कह ही नहीं सकते हो कि मैंने क्रिया की है या दीवार ने। सपोज दैट आपने जोर का मुक्का इससे मार दिया,
आपने जोर का मुक्का इस पे मार दिया, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं सर मुक्का मारा, थोड़ी देर बाद दीवार को चोट लगी, दीवार चले मुझे लग गया, अब हम तुमको मारेंगे, फिर दीवार ने भी अपना मुक्का निकाला आपके मुक्के पे मार दिया, है ना, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। यानी जैसे आप मारे तुरंत दीवार ने भी आपको पीट दिया। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच जो समय अंतराल होता है ये क्या होता है सर, 0 होता है। मतलब आप ये डिफाइन ही नहीं कर सकते हो कि क्रिया किसने की, प्रतिक्रिया किसने की। आप दोनों में अंतर निकाल ही नहीं सकते हो कि क्रिया किसने की और प्रतिक्रिया किसने की। हो सकता है क्रिया आपने की हो सकता है क्रिया दीवार ने की हो सकता है क्रिया किसने की हो, आपने की हो, या हो सकता है क्रिया किसने की हो सर, दीवार ने की हो। आप दोनों में अंतर या जज कर ही नहीं सकते हो कि क्रिया किसने की और प्रतिक्रिया किसने की। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो समय अंतराल होता है वो शून्य होता है। मतलब जैसे मारा, चोट बराबर लगी दोनों तरफ को, दोनों बात खत्म, मार करके देख लो। ना विश्वास हो तो अपने गाल पे एक जोर का मारो, जितनी जोर का आप अपने गाल पे मारोगे उतनी ही जोर का गाल भी आपके हाथ पर मारेगा, लेकिन ये थोड़ा मुलायम होता है इसलिए ज्यादा चोट लग जाती है। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच जो समय अंतराल होता है वो कितना होता है सर, शून्य होता है, 0 होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो क्रिया प्रतिक्रिया है ये विपरीत बल होते हैं, एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं, ये बराबर भी होते हैं। चौथा क्या, इन दोनों के बीच में समय अंतराल क्या होता है सर, शून्य होता है। इन दोनों के बीच में समय अंतराल क्या होता है सर, शून्य होता है। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस, क्रिया प्रतिक्रिया के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। अनुप्रयोग, जैसे अगर क्रिया प्रतिक्रिया बल ना हो तो क्या आप सड़क पर चल पाएंगे सर, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। आप अपने पैरों से, आप अपने क्या करते हैं, पंजों से सड़क पर फोर्स लगाते हैं, है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, क्रिया प्रतिक्रिया कोई जरूरी नहीं है कि ये मतलब किसी रूप में नहीं आ सकते हैं, कभी कभी घर्षण के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज समझना। तो आपने जैसे जमीन पर पैर रखा, जमीन को नीचे की ओर पुश किया, जमीन भी आपको क्या करेगी, पुश करेगी ऊपर की ओर, और आप आगे निकल के चले जाओगे, ठीक है। आप क्या करते हो, एक्सेलरेट करते हो गाड़ी, है ना, गाड़ी बढ़ाते हो, तो गाड़ी का जो पहिया होता है वो जमीन पर क्या करता है, फोर्स लगाता है, और पहिए पर जमीन भी फोर्स लगाती है, इससे गाड़ी क्या होती है, थोड़ी आगे मूव कर जाती है। जब आप तैरते हो तो क्या करते हो, पानी को पीछे धक्का देते हो, पानी को क्या करते हो, पीछे धक्का देते हो, पानी आपको आगे धक्का दे देता है, पानी क्या करता है, आपको आगे धक्का दे देता है, और आप आराम से तैर जाते हो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि आराम से तैर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं डूबने लगते हैं, ठीक है। तो सारी चीज समझना कि जिनको अच्छी तरीके से तैरना पता है उन्हें पता है कि पानी पर फोर्स लगाना है, पानी पर क्या लगाना है, आपको फोर्स लगाना है, और पानी भी आप पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और पानी भी आप पर क्या लगाएगा सर, फोर्स लगाएगा, जिससे आप पानी में इजीली क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आपने वो देखा ट्रम्पोलिन कूदने वाला, आप कूदते हो, जितनी तेजी से आप कूदोगे उतनी तेजी से आपको ऊपर फेंक देगा, है ना। क्यों? आपने जितना उस पर एक्शन किया उसने उतना ही क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया। जितना आपने उस पर एक्शन किया उतना ही उसने क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन जो है आपका, क्रिया प्रतिक्रिया, ये बल विपरीत होते हैं, बराबर होते हैं, और इनके बीच का जो समय अंतराल होता है वो 0 हो जाता है। अच्छा एक चीज और, जब गोली चलती है आपने देखा होगा, गोली अगर चली, ठीक है, अगर गोली चली तो गोली चलने पर गोली तो आगे चलती है लेकिन बंदूक पीछे की ओर भागता है। क्यों? जितनी फोर्स बंदूक ने गोली पर लगाई, जितनी फोर्स बंदूक ने गोली पर लगाई, पीछे जाते हुए गोली ने भी बंदूक पर उतनी ही फोर्स लगाई, ठीक। ऐसा आप समझ सकते हो, मान लो आप संगम गए हो नहाने या कहीं गए हो नहाने, आप बोट पर चढ़ रहे हो, ठीक है, बोट पर चढ़े घूमे में, जब आपको उतरने का समय आता है, अब जब आप उतरते हो, है ना, सपोज दैट ये हम बोट बना ले रहे हैं, ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए बोट बना दे रहे हैं, ये मान लो कोई भैया है, ठीक, और ये ऐसे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ये करते क्या है, उतरने के लिए अपने पैर से बोट को पीछे की ओर धक्का दे देते हैं, और बोट हो जाती है थोड़ी सी पीछे, खट से मुंह के बल ये भड़ाक से गिर पड़ते हैं, ठीक है, ये मुंह के बल जो है वो खटाक से गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोट को धक्का दिया, और पानी की वजह से बोट क्या हो गई, थोड़ी सी आगे हो गई, और बोट आगे हो जाने की वजह से गिरते हैं भड़ाक से ये। क्यों? क्योंकि जितना इन्होंने बोट पर फोर्स लगाया, है ना,
बोट नहीं लगा पाई। क्यों नहीं लगा पाई? क्योंकि वो जो है जिस सतह पर थी वो सतह बहुत ही कठोर नहीं था, बहुत ही हल्का था, तो बोट पर फोर्स लगा, वो पीछे हो गया। जो लोग कहते हैं सर चलने में कौन सा फोर्स लगता है, नाव से उतर करके देख लो आप, जब नाव से आप उतरोगे तो नाव पीछे की ओर खिसक जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप चलते हो ना तो जितना आप समझ नहीं पाते उतना ताकत आप जमीन पे लगा करके चलते हो, तभी आप चल पाते हो, अदरवाइज आप चल ही ना पाओ। ठीक है, तो ये चीज समझना कि जैसे गोली हो गई है ना, गोली जब चलती है तो बंदूक पीछे की ओर भाग जाती है, रॉकेट जब उड़ता है तो जमीन पर बहुत सारा एनर्जी या जमीन पर बहुत सारा धुआं या आग फेंक करके उड़ता है। ठीक है, तो ये गोली वाले रॉकेट वाले, अगर आपसे कोई गोली और रॉकेट वाले एग्जांपल कहे तो कहेंगे सर ये दो दो जो है एग्जांपल है, कौन कौन से हैं? मान लो एग्जाम में आ गया, सपोज दैट एग्जाम में आ गया कि एक व्यक्ति ने गोली चलाई, गोली चलाने पर क्या हुआ, बंदूक पीछे की ओर भागी, बंदूक क्या हो गई, पीछे की ओर भागी। ये किस नियम के तहत हुआ? और ऑप्शन में आपको क्रिया प्रतिक्रिया नियम नहीं दिया हुआ है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम नहीं दिया हुआ है, आपको दिया है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, तीसरा दिया है संवेग संरक्षण, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना, गोली का चलना, रॉकेट का उड़ना, हेलीकॉप्टर का उड़ना, ये सारे के सारे क्या है, संवेग संरक्षण के भी नियम है। ये सारे के सारे क्या है, आपके संवेग संरक्षण के भी नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के साथ साथ संवेग संरक्षण के भी नियम है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात जो है वो इस बारे में समझ में आ गई होगी। अब आप इतनी सी चीज जो है वो तो आराम से ही समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात किए थे गोली की, तो जरा सा हम लोग गोली वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि भाई गोली वाले क्वेश्चन ग्रुप डी में एक बार आया हुआ था, तो जरा सा उसको फोकस करके हम करते हैं एक बार। गोली वाले क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज दैट कोई व्यक्ति है जिसने गोली मारी। ठीक, मैं बनाता हूं, फिर आपको हम समय देंगे करने के लिए, ये समझ लो। ठीक, ये मान लो किसी ने गोली मार दी, किसी को गोली मार दी, गोली यहां से निकली। ठीक, ये है गोली और गोली यहां से निकली। सर ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ध्यान देना, ये जो बंदूक है आपका, इसका वजन है 2 किलो, इसका वजन है सर 2 किलो। गोली जो है इसका वजन कितना है सर, 20 ग्राम। गोली का वजन कितना है सर, 20 ग्राम है। ठीक है, इसका वजन कितना है, यानी m बराबर कितना है, ये 20 ग्राम, ये m बराबर कितना है सर, ये है 2 किलो। ये v यानी जितने ये वेलोसिटी से भागी, जितने ये वेलोसिटी से भागी उसे हम क्या कहेंगे सर, 10 मीटर पर सेकंड से भाग गए। मान लो सपोज दैट v बराबर 10 मीटर पर सेकंड से भाग गए। ठीक है, v बराबर 10 मीटर पर सेकंड से भाग गए। अब आपको ये बताना है कि सर बंदूक कितनी गति से पीछे भागेगा, बंदूक कितनी गति से पीछे भागेगा। इसको 10 कर लो, थोड़ा सा अभी बताते हैं। ठीक है, इसको 10 कर लो, 10 ग्राम की है। अब बताएं बंदूक कितनी गति से पीछे भागेगा। मुश्किल से 5-10 सेकंड का आप टाइम ले लें, इसमें आप करके देखें, इसमें करके देखिए कि क्या होता है, क्या होता है इसमें आप करके देखिए। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो भैया एक चीज समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। देखो हम लोग लगाएंगे इसे संवेग संरक्षण के नियम से। किस नियम से लगाएंगे सर, संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि फायर होने से पहले और फायर होने के बाद संवेग जो होगा वो क्या होगा, संरक्षित होगा, यानी वही होगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं फायर होने से पहले, फायर होने से पहले संवेग, फायर होने से पहले संवेग। अगला लिखेंगे फायर होने के बाद संवेग, फायर होने के बाद संवेग, फायर होने के बाद संवेग, फायर होने के बाद संवेग। देखो जरा सा हमारी बात, सर संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है, क्या होता है सर, P बराबर mv। संवेग बराबर क्या होता है सर, P बराबर mv। ठीक है, क्या लिखेंगे, P संवेग बराबर m इंटू v। ठीक है, इधर भी यही होगा, P इज इक्वल m इंटू v। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं, अगर हम लोग बात करें फायर होने से पहले की संवेग की, फायर होने से पहले के संवेग की बात करें, सर बंदूक जो है वो कितने किलो का है, सर कहेंगे बंदूक जो है वो 2 किलो का है।
अच्छा बहुत ढंग से समझना, यहाँ पर बंदूक का वजन कितना है 2 किलो है। बंदूक का वजन कितना है सर 2 किलो है। अगर फायर होने से पहले की हम बात कर रहे हैं तब की हम पूरी की पूरी भी बात कर रहे हैं। सर बंदूक का वजन है सर 2 किलो, कितना है सर 2 किलो। वी, क्या फायर होने से पहले बंदूक भाग रही है? बिल्कुल नहीं भाग रही है सर, तो ये हो जाएगा 0। अगर फायर होने से पहले बंदूक नहीं भाग रही तो क्या हो जाएगा 0 प्लस प्लस। गोली का वजन कितना है सर 10 ग्राम, तो ग्राम इधर किलो है तो इसको किलो में बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बताओ क्या अभी फायर होने के पहले गोली भाग रही? जी नहीं भाग रही, तो यहां लगा देंगे 0। अगर फायर होने के पहले गोली नहीं भाग रही तो क्या लगा देंगे सर 0 लगा देंगे। अच्छा आ जाओ इधर आ जाओ, इधर भी क्या है सर फायर होने के बाद अभी भी बंदूक का वजन तो 2 ही किलो होगा ना, कम ज्यादा तो होगा नहीं, बिल्कुल सही है। फायर होने के बाद जो है बंदूक भगेगी, वी लगा देते हैं, ठीक है बिल्कुल सही। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा आपके गोली का वजन कितना है 10 ग्राम, ये मान लो आपका हो गया, जो भी था किलोग्राम में बदल दिया, ठीक है, इनटू वी कितना है सर, वी इसका है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 दे दिया आपको, ठीक है। अब देखो जरा से उसको काटते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, बिल्कुल कट गया सर, वेरी सही, बहुत सही, कट गया, ठीक है। अच्छा इधर देखो तो यहां से इनको भिड़ाया तो इधर का ये 0 और इधर से इनको भिड़ाया तो इधर का ये 0, यानी इधर तो 0 हो गए बराबर, इधर तो 0 हो गए लेकिन बराबर, क्या बराबर होगा सर 2v प्लस क्या होगा 1/10, 2v प्लस 1/10 बराबर क्या हो गया सर 0 हो गया। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं। संवेग संरक्षण मतलब क्या, पहले जितना होगा बराबर उतना अभी भी होगा, तो पहले 0 था हम लोगों ने 0 ले लिया और अभी कितना है सर आपका 2v प्लस 1/10 है, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो 2v है ये माइनस कर लो, -2v बराबर 1/10, मतलब ये 2v उठा करके इधर ले आए तो ऐसा काम हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक। अब देखो क्या है, v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा -1/20, v बराबर क्या हो जाएगा -1/20, और अगर v बराबर -1/20 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.05, b बराबर क्या है आपका 0.05, लेकिन माइनस में है, ध्यान देना ये क्या है आपका माइनस में वैल्यू। अच्छा ये माइनस वैल्यू क्या शो कर रहा है कि अगर गोली गई है पूरब तो बंदूक जाएगा पश्चिम, गोली गई है ईस्ट तो बंदूक जाएगी वेस्ट, ठीक है, गोली गई है आगे तो बंदूक जाएगा पीछे, ये शो कर रहा है आपका माइनस वैल्यू। और कितने स्पीड से भगेगी या कितने वेलोसिटी से भगेगी सर 0.05 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये भाग जाएगी, इतने वेलोसिटी से गोली जो है वो भाग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप गोली भी निकाल सकते हो कि कितने वेलोसिटी से भागेगी, कितने वेलोसिटी से ये जो है भागेगी, आप इसको बड़े इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है बिल्कुल हम लोग आगे चलेंगे एक अगले क्वेश्चन से और उस क्वेश्चन में आपके सारे के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक दो ही क्वेश्चन में डाउट होते हैं, उसके बाद शायद डाउट आपको नहीं आएंगे, क्योंकि है क्या ये मतलब बहुत अच्छी चीज है। हालांकि सब इसको कराने से कतराते हैं, क्यों कतराते हैं, क्योंकि ये उतना एक बार में समझ में आता नहीं है, ठीक है, इसलिए लोग इसको कराने से कतराते हैं। लेकिन आप परेशान मत हो, बंदूक और गोली में बना रहने दूंगा, ठीक है, बंदूक और गोली में बना रहने दूंगा। और आओ उसको करते हैं। मान लो गोली का जो वजन है इस बार 0.1 kg हो गया है, ठीक है, कितना kg हो गया 0.1 kg हो गया है। इसकी जो वेलोसिटी है ये तो हो गया आपका m, इसकी जो वेलोसिटी है ये है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, क्या है सर 20 मीटर पर सेकेंड। आपका वजन कितना हो गया 0.01 kg हो गया, वेलोसिटी कितनी हो गई सर 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा आओ बंदूक का वजन हम लोग वही रखते हैं, m बराबर 2 kg ही रख लेते हैं, ज्यादा भारी हो जाएगी तो दिक्कत होगा। आपको v निकालना है कि जो v होगा कितनी स्पीड से या कितनी वेलोसिटी से पीछे भागेगा, कितनी वेलोसिटी से पीछे भागेगा। तो जाहिर सी बात है वही पुराना हमारा फॉर्मूला रहेगा संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से P = mv, सर P = mv। अब देखो पहले और बाद में क्या होगा बराबर होगा, पहले फायर और फायर के बाद संवेग क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बंदूक के लिए लेते हैं, बंदूक के लिए मान लो P = mv है,
ठीक है। अच्छा, बंदूक के लिए वजन कितना है सर? 2 किलो है, फायर से पहले भाग ही नहीं रही है तो 0 हो जाएगा। प्लस अब गोली का लिए देखते हैं, गोली कितना है सर? 1 kg है, ठीक है, और भाग अभी नहीं रही चूंकि फायर से पहले की बात है, ये फायर से पहले की बात है तो भाग रही नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। आ जाओ फायर के बाद P = mv से बंदूक के लिए देखते हैं, बंदूक कितना है सर? 2 किलो का है और ये भाग रही है 20 स्पीड से, यही निकालना है हमें, ठीक है, भाग रही 20 स्पीड से। प्लस गोली क्या है सर? गोली का जो वजन है हमारा वो 1 kg है, बिल्कुल सही है। और भाग कितने से रहा है सर? ये 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, बिल्कुल सही, 20 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। अब ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, दोनों क्या है सर? आपस में बराबर है। सॉल्व कर लो सर, इधर तो 0 ही आ जाएगा ना, जाहिर सी बात इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बगल में देखते हैं 2v क्या हो जाएगा सर? 2v। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, ये जैसे ऐसे लिखा हुआ है, पॉइंट के नीचे 1 लगाओ, 2 0 बढ़ा लो, गुणे कितना है? 20 है, इनसे इनको काट लो, इनसे इनको क्या कर ले? काट ले, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर नीचे आ जाएगा 5, यहाँ से तो पॉइंट हट गया था, यानी यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं 2v + 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, क्या लिखेंगे? -2v = 1/5 और फिर क्या लिखेंगे सर? v = कितना हो जाएगा? 1/10, कितना हो जाएगा? 1/10, और 1/10 का मतलब क्या हुआ सर? 1/10 का मतलब हुआ 0.1, क्या हो जाएगा? यहाँ पर v की वैल्यू आ जाएगी 0.1, यानी v की वैल्यू क्या आ गई? -0.1, ठीक है, -0.1, ऐसे कर सकते हैं -0.1, ठीक, ये आ गई v। यानी इतने वेलोसिटी से बंदूक क्या होगी सर? पीछे की ओर भागेगी, इतनी वेलोसिटी से बंदूक क्या होगी सर? पीछे की ओर भागेगी। बहुत बढ़िया सा, बहुत उम्दा सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में हिला करके रख सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपको हिला करके रख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर ले, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको किया और आगे भी इसको हम ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। सॉल्व करें इसको आप लोग, तो इतना आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से कर लिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसी चैप्टर में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, या यूं कह लें जो हमारा लास्ट टॉपिक है, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे। बहुत बढ़िया सा जो हमारा सर्कुलर मोशन है वो टॉपिक है, ठीक है। देखो जरा सा हमारी बात समझना, एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं आज, ठीक है। क्या लिखेंगे सर? एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। समझना हमारी बात को, अगर हम लोग यूं कहें कि एक समान वृत्तीय गति हम लोग कहते किसे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग कहते किसे हैं, तो यहां पर हम एक बात करेंगे कि जब कोई पिंड क्या करता है, एक किसी भी सर्कुलर पथ पर, एक किसी भी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, एक किसी भी वृत्ताकार पथ पर जो है वो चक्कर लगाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कि वह जो है वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। वह क्या कर रहा है सर? वृत्तीय गति कर रहा है। अगर हम लोग गोला बनाए, ठीक है, सही से गोला बन जा, ठीक, चलो बन गया, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, मान लो कोई कण है, एक टाइम में यहाँ है, अगले टाइम में यहाँ है, फिर उसके अगले टाइम में यहाँ है, फिर उसके अगले टाइम में यहाँ है, यानी क्या काम कर रहा है कि इसी पथ पर जो है वो चक्कर लगा रहा है, इसी वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है सर? वो चक्कर लगा रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। अच्छा, अगर ये एक कांस्टेंट, अगर ये एक नियत गति से क्या करे? चक्कर लगाए, एक नियत गति से चक्कर लगाए, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे बोल सकते हैं एक समान वृत्तीय गति। क्या बोल सकते हैं इसे सर? एक समान वृत्तीय गति से हम लोग बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? एक समान वृत्तीय गति। बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, बहुत तरीके से समझेंगे। शायद आपने इससे पहले कभी इस तरह से चीजों को समझने की कोशिश की हो। आप लिख सकते हैं ऐसे कि जब कोई कण v चाल से, स्मॉल v लिखेंगे, जब कोई कण स्मॉल v चाल से किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है, किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। क्या बोलते हैं सर? उसे हम लोग बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है समझना,
वृत्तीय गति कर रहे किसी भी कण का हर क्षण, वृत्तीय गति कर रहे किसी भी कण का हर क्षण दिशा जो है वो परिवर्तित होती है। दिशा क्या होती है सर? परिवर्तित होती है। मान लो अभी इधर है, इनका मुंह इधर है, ठीक है, इनका मुंह क्या है सर? इधर है। इधर गए तो इनका मुंह इधर हो गया, इधर गए तो इनका मुंह इधर हो गया, इधर गए तो इनका मुंह इधर हो गया। यानी ये हर क्षण क्या होता है बेचारा? हर क्षण ये इसका जो है वो दिशा जो है वो परिवर्तित होती रहती है, दिशा जो है वो परिवर्तित होती रहती है। हर क्षण जो है वो वृत्तीय गति कर रहे कण की दिशा परिवर्तित होती रहती है, हर कण, हर क्षण। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ गए। पहली चीज क्या, जब कोई कण v चाल से किसी वृत्ताकार पथ के परितः, किसी वृत्ताकार पथ के परितः चक्कर लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में कण की जो दिशा होती है वो हर क्षण क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, अगर ये परिवर्तित हो रही है दिशा, दिशा परिवर्तन का मतलब आपका वेग में परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन मतलब क्या होगा? ये त्वरण होगा। क्या होगा सर? त्वरण होगा। बताई थी हमने आपको बातें कि अगर आपके वेग में परिवर्तन हुआ तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं सर? त्वरण कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? त्वरण बोल सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। त्वरण बोल देने का मेरा मकसद क्या हुआ सर? त्वरण बोल देने का मेरा मकसद ये हुआ कि वृत्तीय गति कर रहा कोई भी पथ, भले वो एक समान चाल से चल रहा हो, भले वो एक समान चाल से चल रहा हो, क्योंकि वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन होने के कारण उसकी गति कैसी होगी सर? त्वरित गति होगी। क्या होगी सर? त्वरित गति होगी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे किसी कण की गति निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, या त्वरित गति है कि नहीं है? तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ढंग से बन जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ढंग से बन जाते हैं। तो इस चीज को आप फिगर बना करके भी अगर मर्जी हो तो नोट कर लें। ठीक है, कोई भी अगर आपको बनाना हो फिगर बना करके नोट कर लें, फिर इसी फिगर में हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज समझना, आप वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हो, बहुत सारी चीजें लगाते हैं। जैसे मान लो आपने एक काम किया, एक रस्सी ले लिया, जब छोटे छोटे थे पतंग वतंग हमारे लोगों की टूट जाती थी या कट जाती थी, तो जो मांझा होता था, मांझे में क्या करते थे? ईटा फंसाते थे, है ना? मांझे में क्या करते थे? ईटा फंसाते थे, और पकड़ के इसको जोर जोर गोल 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 क्या करते थे? घुमाने लगते थे। ठीक है, सपोज दैट ये था हमारा जो भी ईटा, ठीक है, बांधे थे, और ये क्या करते थे? जोर जोर गोल 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 घुमाते रहते थे। ठीक है, घुमाते रहते थे तो एक फोर्स जो है वो हमारा हाथ लगा रहा था ना यहाँ पर, भाई बल तो यहाँ पर लगा रहा था। इस बल के कारण ये रस्सी जो है ये तनी हुई थी टी, यानी इसमें तनाव क्या था? टी। ये जो टी था एक्चुअली में ये हमारा कौन सा बल लग रहा था? अंदर की ओर ये बल लग रहा था। इसे हम लोगों ने क्या बोला? अभिकेंद्र बल बोला। क्या बोला सर? सेंट्रीपिटल फोर्स, या इसे क्या बोला? अभिकेंद्र बल। क्या बोला सर? अभिकेंद्र बल। मतलब क्या कि अभिकेंद्र बल के कारण या अभिकेंद्र बल के कारण कोई भी कण जो है वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, और इस बल की दिशा क्या होती है? केंद्र की तरफ होती है। ठीक है, हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसको बोल सकते हैं अंदर की ओर काम करेगा, ये जो बल है ये अंदर की ओर काम करेगा, इसे बोलेंगे सर अभिकेंद्र बल। क्या बोलेंगे सर? इसे अभिकेंद्र बल बोलेंगे। या ऐसे क्या बोलेंगे सर? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे सर? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एफसी से आप शॉर्टकट में लिख सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा क्या होता है? इसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल सदैव कहां लगता है? अंदर की तरफ लगता है। अभिकेंद्र बल के अभाव में, अभिकेंद्र बल के अभाव में कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर जो है वो चक्कर नहीं लगा सकती है। किसके? कौन से बल के अभाव में? अभिकेंद्र बल के अभाव में कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर जो है वो चक्कर नहीं लगा सकती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझना, हमारी बात समझना, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दे रहे होगे कि सर ये जो है ना, बहुत बारीक सी चीज है, ये आपको चीजें नोट करने लायक है, या आप यूं कह लें इसको देखने लायक। ये हो गया आपका बल, ये क्या हो गया आपका बल, ये क्या हो गया आपका वेग, ये क्या हो गया सर? वेग। तो बल और वेग, बल और वेग के बीच में कोण कितना है सर? 90 डिग्री। बल और वेग के बीच में क्या है सर? कोण 90 डिग्री। कहीं भी बना लो, आ जाओ कहीं भी बना लेते हैं। आप कहेंगे सर यहीं क्यों बना रहे हैं?
हमको यहां बना करके दिखाओ, चलो यहां बना करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका सर बल हो गया, ठीक है। और ये जो आपका फोर्स लगेगा, ये जो आपका फोर्स लगेगा ये ऐसे लगेगा, यानी इनके और इनके बीच सदैव क्या होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस बात को भी आप अगले पॉइंट में लिखेंगे वृत्तीय गति में बल यानी फोर्स और वेग यानी v के बीच का कोण सदैव, बल और वेग के बीच का कोण सदैव क्या होगा सर, 90 डिग्री होगा। बहुत ही जानदार चीज है, किसी से पूछ लोगे तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पूछ क्या रहे हो भैया, ये तो हमारे टॉपिक में नहीं, फिजिक्स में आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे बोलेगा। आउट ऑफ सिलेबस की चीज की पूछो, सिलेबस की चीज पूछो, है ना, आपसे ऐसे पूछेगा तो आपको उसको बताना है भैया ऐसा है कि वृत्तीय गति पढ़े हो तो उसी में ये है सब चीज, अच्छे से आप पढ़े हो, ठीक है। अब देखो समझना, आपसे कोई कहे कि वृत्तीय गति के क्या हर बिंदु पर वेग और आपकी चाल समान हो सकती है। वृत्तीय गति के हर एक बिंदु पर क्या आपकी वेग और चाल जो है वो समान हो सकती है। आप कहेंगे सर एक बात बताएं, आपको क्या बात बताएं कि आपकी जो वेग है, जो आपकी क्या है वेग है, ये समान तो नहीं हो सकती है, लेकिन आपकी चाल क्या है, ये समान हो सकती है। चाल आपकी समान हो सकती है लेकिन वेग समान नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेग में है दिशा, वेग में क्या है सर, दिशा, और दिशा तो हर बार बदल रही है, तो दिशा बदलेगी तो वेग बदलेगा। यानी आपकी वृत्तीय गति में, अगला पॉइंट लिखेंगे, वृत्तीय गति में चाल तो समान हो सकती है किंतु वेग समान नहीं हो सकता है। चाल तो समान हो सकती है लेकिन वेग जो है वो समान बिल्कुल नहीं हो सकता है वृत्तीय गति में। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि वेग में दिशा की बात की जाती है, वेग में दिशा की बात की जाती है, और वृत्तीय गति में हर बिंदु पर दिशा जो है, हर बिंदु पर दिशा परिवर्तित होती है, हर बिंदु पर दिशा परिवर्तित होती है, हर बिंदु पर दिशा परिवर्तित होती है, ठीक है। अच्छा अब भैया देखो एक चीज, अगला पॉइंट लिखेंगे इसी से रिलेटेड है, नीचे पॉइंट, दिशा बदलने के कारण वेग में परिवर्तन होगा। नीचे लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, दिशा बदलने के कारण वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तथा वृत्तीय गति कर रहे किसी भी कण का त्वरण a बराबर v स्क्वायर अपॉन r, त्वरण a बराबर v स्क्वायर अपॉन r होगा, ठीक है, r होगा। जहां r उस वृत्त की त्रिज्या है, r उस वृत्त की त्रिज्या है जिसका ये चक्कर लगा रहे हैं, तथा v कण का क्या है सर, वेग है, तथा v जो है वो क्या है, कण का वेग है, और a क्या है, त्वरण का परिमाण है। a क्या है सर, त्वरण का परिमाण है। यानी किसी भी बिंदु पर आप क्या है, जो v है वो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, v जो है वो बड़े आराम से निकाल सकते हो। हम निकाल करके देखते हैं, हम ऐसे मानेंगे नहीं, हम जो है वो ऐसे मानेंगे नहीं, हम जरूर से जरूर निकाल करके देखेंगे, ठीक है। अब इसी फिगर में हम लोग निकाल के देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अभी तुरंत निकाल करके देखेंगे। मान लो सपोज दैट ये जो आपका रेडियस है, भैया रेडियस यही तो हुआ, हाँ सर रेडियस ही हुआ, तो ये जो आपका रेडियस है ये हम लोग मान लेते हैं ये है आपका 10 मीटर। आर बराबर क्या है सर, 10 मीटर, अरे 10 गायब हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं। आर बराबर क्या है सर आपका, ये है 10 मीटर, बिल्कुल सही। अच्छा v जो आपका है, v के बारे में अगर हम लोग बात कर ले, अगर उसको बोल दे सर 20 मीटर पर सेकेंड है, v क्या है आपका 20 मीटर पर सेकेंड है, क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, तो त्वरण बताएं, तो सीधी सी चीज है सर v बराबर क्या है 20, तो 20 का क्या हो जाएगा सर होल स्क्वायर अपॉन r कितना है 10, कितना है 10, ठीक है। तो 20 में 400 आप ऐसे करोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये तुरंत आपका जो है वो गलत हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ऐसे करोगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। क्यों, ध्यान देना,
आपको मीटर में चीज नहीं देखनी है, सेंटीमीटर में चीज देखनी है। किसमें देखनी है? सेंटीमीटर में चीज देखनी है। तो इसलिए आप क्या करेंगे सर, अपॉन 100 लगाएंगे तो ही आपका क्वेश्चन क्या होगा सर, सही हो जाएगा। तो क्या होगा 1/10 कर देंगे, 1060 काट करके, ये 10 ऊपर उठ के चला जाएगा, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 400 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 400 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इतनी बातें जो है आपको वो समझ में आ रही होंगी, बहुत ही ढंग से समझेंगे। ए कैसे निकालना है, अगर ए दे दिया होता तो वी कैसे निकालते, वी और ए दे दिया होता तो आर कैसे निकालते, ये सारी बातें आप इस फॉर्मूले से देख सकते हो। ठीक है, ये त्वरण का फॉर्मूला है, बहुत ही जानदार, बहुत ही एकदम मजेदार फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझना, बहुत ढंग से समझना, इसमें हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, वो इसके बाद जब बात करेंगे तो देखेंगे जब कभी क्या होता है सर, वेग और बल के बीच कोण कितना होता है 90 होता है, प्रूव भी करेंगे। ठीक है, 90 होता है तो किया गया कार्य क्या होता है सर, 0 होता है, वर्क डन क्या होता है 0। सपोज दैट किसी कुली को दे दिया कि मेरा सामान लेकर के चलो पुल पर, वो पुल पर गया, उसको मैथमेटिकली समझा दो, लो भैया कि आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है 0, तो नो कार्य नो पैसा। ठीक है, यानी अगर वर्क डन 0 है तो आपको पैसा देंगे नहीं, तो क्या करेगा, सारा सामान वहीं से फेंक देगा, कहेगा मैंने तो कोई काम किया ही नहीं, ले जाओ अपना सामान ऊपर लेकर के आओ। ठीक है, तब पता चलेगा कितना कार्य होता है। तो ये फिजिक्स के जरिए हम लोग देख सकते हैं कि अगर जो आपका वेग है और जो आपका बल है इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, अगर दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो। इतनी बातें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी कि किस तरह से हम लोगों ने इन चीज को देखा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे कि वृत्तीय गति में गति कर रहे, वृत्तीय गति में गति कर रहे कण के, वृत्तीय गति में गति कर रहे कण का, कण के द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। कण के द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। ठीक है, कण के द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, कण के द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। भैया परेशान मत होना, अभी हम लोग बिल्कुल से चीज आगे ही बढ़ाएंगे। आपके मन में आ रहा होगा सर अभी केंद्र बल, अब केंद्र बल, इस चीज के बारे में नहीं पहुंचे हम लोग। सर वहीं पहुंचने वाले हैं, अभी हम लोग वहीं पहुंचने वाले थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अपकेंद्रीय बल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे सर, अपकेंद्रीय बल। क्या है अपकेंद्रीय बल, बहुत ही उम्दा चीज है। अपकेंद्रीय यानी इसे हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं इसे सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, देखना, ध्यान देना, एक होता है अपकेंद्रीय, दोनों साथ में समझते चलते हैं। एक होता है अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, इसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल। ठीक, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, अंदर समझना, दोनों में अंतर समझना। मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ, फिगर के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे से। ध्यान देना, ये मान लो कोई भी चीज है। ठीक है, एक जब आप किसी भी गोले में क्या करते हो, कोई भी चीज करते हो, गोल गोल घुमाते हो, तो एक बल तो लगता है अंदर की तरफ। ठीक है, इस बल को निरस्त करने के लिए एक बल लगता है बाहर की तरफ, एक बल लगता है बाहर की तरफ। सर ये एक्चुअली में बल अपने आप नहीं पैदा हुए हैं, घर्षण, मान लो आप सोचो अगर हम रोड पे से जा रहे हैं तो बल कहां से पैदा हो गया, कहीं से पैदा नहीं हुआ, घर्षण ही तो है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है। आप झुक जाते हो ताकि आप केंद्र से बाहर की ओर गिर ना जाओ फटाक से। ठीक है, तो सारी बातें हम लोग अभी इसी में करेंगे। देखो, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है, इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय। क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं इसे सर, अपकेंद्रीय बल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सर जो केंद्र के अंदर की तरफ लगता है, केंद्र के अंदर की तरफ लगता है, इसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्री। क्या बोलते हैं सर, अभिकेंद्रीय बल। अभी का मतलब आप मान के चलो अंदर, अभिकेंद्रीय बल, अभी अंदर आ रहे हैं तो अभिकेंद्रीय बल, यानी क्या होगी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स।
अभिकेंद्रीय अंदर की तरफ, अपकेंद्रीय क्या होता है, बाहर की तरफ लगता है। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात जो है बहुत ढंग से समझ में आ गई होगी कि अभिकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपकेंद्रीय बल बाहर लगता है, अभिकेंद्रीय बल केंद्र के अंदर लगता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम इसके बाद आगे चल सकते हैं। इसके बाद हम आगे चल सकते हैं। ध्यान देंगे, आप अपकेंद्रीय बल में एक लाइन लिखेंगे वृत्तीय गति करते समय जो बल किसी वस्तु पर बाहर की तरफ लगता है, केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। तथा वृत्तीय गति, इसमें लिखेंगे वृत्तीय गति करते हुए जो बल वस्तु के केंद्र की तरफ लगता है, उसे क्या बोलते हैं सर, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम एक बात और लिखते हैं। देखो एक चीज समझना, जब आप मोड़ पर जाते हो तो मोड़ पर आप क्या करते हो, थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हो, झुक जाते हो। इवन देन रेसिंग की गाड़ियां देखो तो क्या करते हो, पूरे लेट जाते हैं, ऐसा लगता है कि वे पलट जाएंगे, है ना। वो तो मतलब जमीन में लेट जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी गति ना बहुत तेज होती है। गति क्या होती है, बहुत तेज होती है। और अगर वो पूरे ना झुक जाए तो केंद्र से बाहर की तरफ फटाक से चले जाए। ठीक है, तो होता क्या है कि वो अपकेंद्रीय बल से बचने के लिए अपने आप को केंद्र की तरफ झुका लेते हैं। अपकेंद्रीय बल से बचने के लिए अपने आप को केंद्र की तरफ क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं। आजकल तो रोडें भी ऐसी बन रही हैं। आप देखो कॉर्नर पे क्या होता है, जो ये मान लो रोड ऐसे सीधी होनी चाहिए कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे क्या करते हैं, अगर इधर मुड़ना है तो ये ऐसे ऊपर कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाओगे, थोड़े से मुड़ जाओगे, आप थोड़े से मुड़ जाओगे। इवन देन ट्रेन की पटरियां भी क्या होती हैं, जहां पर बहुत तेजी से ट्रेन जाने वाली होती है वहां पर उसको टिल्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक ट्रेन क्या होती है, कितनी भी गति से हो लाइन से चिपक के आराम से मुड़ते हुए चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज समझना, ये बल जो होता है ये कुछ ही क्षण के लिए काम करता है। अपकेंद्रीय बल कुछ क्षण के लिए काम करता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं सर, छदम बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छदम बल बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, अवास्तविक बल। क्या बोलते हैं, अवास्तविक बल। छदम बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, अवास्तविक बल बोलते हैं। बहुत ही उम्दा चीज है। इतनी बढ़िया चीज जो है आपने आज तक जो है वो नहीं देखी होगी। ठीक है, नहीं देखी होगी। अब देखो जरा सा हमारी बात समझना, अब हमारी जो है वो आप बात समझना कि हम लोग बात किसके बारे में करना चाह रहे हैं। अब एक चीज हमारी बात समझना कि जो आपका अपकेंद्रीय बल है ना, अपकेंद्रीय बल ही क्या बोलते हैं, अवास्तविक बल बोलते हैं, छदम बल बोलते हैं। ठीक, ये क्या लगता है, आपके केंद्र के बाहर की तरफ लगता है। एक चीज समझना आप लोग, अपकेंद्रीय बल सदैव बराबर होता है अभिकेंद्रीय बल के, लेकिन दिशा क्या होती है सर, विपरीत होती है। दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो अब हम लोग ये काम करेंगे, नीचे अगला पॉइंट लिखेंगे ऐसे, नीचे करके लिखिएगा अपकेंद्रीय बल सदैव अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अपकेंद्रीय बल सदैव अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, लेकिन दिशा क्या होती है, दिशा विपरीत होती है। ठीक है, जहां पर लिखे दोनों बात के लिए वहीं पर एक फॉर्मूला भी लिखेंगे। अच्छा ऐसा लिखेंगे फॉर्मूला, जो फोर्स है FCF यानी सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल। ठीक है, बराबर। बहुत ही ढंग से समझना, अगर वृत्तीय गति कोई वस्तु कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा mv² से लगेगा। ये दोनों के लिए फॉर्मूला है, नोट कर लें, ये इनके लिए भी और ये इनके लिए भी। इन दोनों को नोट करें, फिर हम लोग आगे चलेंगे, अपकेंद्रीय बल के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये फॉर्मूला नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए है। F सेंट्रीफ्यूगल बराबर F सेंट्रीपिटल इज इक्वल mv²/r। m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, r क्या है उसका, जिस भी गोले का मतलब ये चक्कर लगा रहे हैं उसका क्या है सर, रेडियस है। जिस भी गोले का चक्कर लगा रहे हैं उसका क्या है सर, ये रेडियस है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब जरा सा हमारे प्रश्नों का उत्तर देना, यहां तक एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो एक बेस बनाया था मैंने। एग्जाम में पूछा क्या जाता है, पूछते ये हैं
कि वॉशिंग मशीन जो है आपकी, इसमें जो कपड़ा सुखाने वाला सेक्शन होता है किस बल पर काम करता है, किस बल पर काम करता है? तो आप कहेंगे सर एक चीज मुझे याद आ रही है, जो कपड़ा सुखाने वाला मशीन होता है इसमें जो है साइड साइड में क्या बने होते हैं, छोटे छोटे छेद बने होते हैं। हाँ सर बिल्कुल मैंने देखा, बने तो होते ही हैं। अब जब ये छेद बने हैं तो असल में होता क्या है, जब ये गोल गोल घूमता है तो पानी बाहर निकल करके चला जाता है। गोल गोल घूमने की वजह से पानी बाहर निकल के चला जाता है, और अगर पानी बाहर निकल के गया यानी कौन सा बल लगा सर? अपकेंद्रीय बल लगा। यानी अगर पानी बाहर निकल गया तो बल कौन सा लगा सर? अपकेंद्रीय बल लगा। यानी अपकेंद्रीय बल के कारण पनिया क्या हो जाता है सर? बाहर चला जाता है। अपकेंद्रीय बल के कारण पानी बाहर चला जाता है। इतनी बात आप समझ जाइएगा कि अपकेंद्रीय बल के कारण पानी बाहर चला जाता है, इसलिए जो वॉशिंग मशीन होती है वो अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। किस बल पर काम करती है? अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल लिखेंगे मोड़ पर साइकिल सवार या बाइक सवार अपने आप को केंद्र की तरफ झुका लेता है जिससे वो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव को कम कर सके, इतनी बात हो गई। तीसरी बात समझेंगे। आपने देखा होगा, कहते हैं दूध वाले दूध से क्रीम निकलवा के लेके चले जाते हैं, है ना? तो दूध से जो क्रीम निकालते हैं एक्चुअली में होता क्या है, क्रीम होती है हल्की और दूध होता है थोड़ा सा भारी। तो जब हम लोग उसको गोल गोल घुमाते हैं तो दूध फैल जाता है, क्रीम इकट्ठा हो जाती है, बस क्रीम को निकाल लेते हैं। दूध फैल जाता है, क्रीम इकट्ठा हो जाती है, जम जाती है, उस क्रीम को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और फिर अपना काम बना लेते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या कि दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन भी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, अच्छा एक बात बताएं, दूध से क्रीम निकाल लेंगे तो दूध का घनत्व तो कम होगा या बढ़ जाएगा? दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व तो क्या होगा सर? सदैव बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हल्की चीज तो क्रीम ही थी, उसको तो आप निकाल लिए ना, जो उसमें से हल्की चीज थी क्रीम थी, आपने निकाल लिया, अब खाली भारी भारी चीज बचा हुआ है, तो दूध से क्रीम निकाल देने पर उसका घनत्व तो क्या होगा? सदैव बढ़ जाएगा। इतनी बात जो है वो आपको समझ लेनी है। तो इसके और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, वो हम लोग जो है जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इसके और क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारा जो मोशन चैप्टर था यहाँ पर खत्म होता है। आज हम लोग अपने मोशन चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, अलविदा लेते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर होगा ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने और चैप्टर खत्म किया है वैसे हम लोग इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।